नमस्कार दोस्तों हम में से 80% लोग कभी न कभी अपने जीवन काल में कमर दर्द से परेशान रहते हैं और उसमें से मात्र 2 से 5% लोगों को साइटिका होता है, जिसका मुख्य कारण होता है डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन, जिसको कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। और अगर आपको भी यही समस्या है तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे L4, L5, L5S1 डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन के बारे में, जिसको कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन क्या होता है, डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन के क्या कारण होते हैं, डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन में हमें किस तरह के लक्षण महसूस होते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं इस समस्या के लिए आपको एक ट्रीटमेंट प्लान भी बताऊंगा और उसमें एक्सरसाइज भी बताऊंगा, जिससे आप अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने में कामयाब होंगे। अब सबसे पहला सवाल आता है कि डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन क्या होता है। तो हमारी जो लंबार स्पाइन होती है वो 5 लंबार वर्टेब्रे से मिलकर बनती है और प्रत्येक 2 वर्टेब्रे के बीच में एक डिस्क होती है। और ये जो डिस्क होती है ये 2 चीजों से मिलकर बनती है। इसका जो बाहर का जो आवरण होता है वो टफ फाइब्रस लेयर से मिलकर बनता है और इसके सेंटर में होती है एक सॉफ्ट जेल बॉल। और ये जो डिस्क होती है इसके 2 मुख्य फंक्शन होते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले झटकों को कंट्रोल करती है, जैसे मोटरसाइकिल के अंदर जो शॉकर होता है ठीक वैसे ही ये काम करती है। और इसका जो दूसरा जो फंक्शन होता है वो है फ्रेंड्स, ये हमारी स्पाइन में मोबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। हम आगे झुक पाते हैं, पीछे झुक पाते हैं, हम साइड में झुक पाते हैं। ये इस डिस्क की वजह से ही पॉसिबल है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से इसके बाहरी आवरण में यानी कि एनोलस फाइब्रोसिस में कोई स्प्लिट आ जाए या कोई क्रैक आ जाए, तो ये जो बॉल होती है इसके सेंटर में, जिसको कि हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, वो इस स्प्लिट या क्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन एनोलस फाइब्रस की जो कुछ रिंग्स होती है जो कि ब्रेक नहीं हो पाती है, वो इस न्यूक्लियस पल्पोसस को बाहर निकलने से रोक लेती है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये बाहर निकल जाता है। जैसे इस मॉडल के अंदर ये जो हल्की सी जो डिस्क है ये पीछे की तरफ निकल गई है। फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन। अब मान लीजिए ये जो निकली हुई जो डिस्क है, अगर हमारी कमर से निकलने वाली जो नर्व्स होती है उन पे दबाव बनाती है तो हमें कमर दर्द के साथ साथ पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुनपन महसूस होता है। और अगर मान लीजिए ये डिस्क बल्ज हमारी कमर से निकलने वाली नसों पे अगर दबाव भी नहीं बनाता है तो भी हमें कमर में दर्द महसूस होता है। ये जो डिस्क बल्ज होता है ये या तो बिल्कुल पीछे होता है जिसको कि पोस्टीरियो सेंट्रल बोलते हैं, या बिल्कुल पीछे एक साइड होता है जिसको कि पोस्टीरियो लैटरल बोलते हैं। इसका पीछे होने का कारण, मुख्य कारण ये है कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस है वो हमारी डिस्क में पीछे की तरफ पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा डिस्क बल्ज पीछे की तरफ होता है। अब सवाल आता है कि L4, L5 या L5S1 सेगमेंट पे ही ज्यादातर डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन क्यों होता है। तो इसका जो मुख्य कारण है फ्रेंड्स वो ये है कि L4, L5 और L5S1 सेगमेंट, L4, L5 और L5S1 ये 2 सेगमेंट ही सबसे ज्यादा मूवेबल होते हैं और ये दोनों सेगमेंट पे ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है। इसी वजह से इन दोनों सेगमेंट पे ही वियर एंड टियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसी वजह से इन दोनों सेगमेंट पे ही, स्पेशली L5S1 वाला सेगमेंट क्योंकि ये सबसे नीचे है, तो स्पेशली इस सेगमेंट पे वियर एंड टियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए डिस्क बल्ज अधिकतर L4, L5 या L5S1 सेगमेंट पे ही होता है। अब बात करते हैं हम डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन के कारणों की। तो इसमें जो सबसे पहला कारण है फ्रेंड्स वो है एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी जो डिस्क होती है उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो कम होने लगता है। इस यानी कि हमारी जो डिस्क है वो डिहाइड्रेट होने लगती है। इसकी वजह से हमारी जो डिस्क है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम या खत्म होने लगती है और इसकी वजह से उसमें डिजनरेशन स्टार्ट होता है। और ये सबसे मोस्ट कॉमन कारण है डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन का। इसके बाद इसमें जो सेकंड जो कारण है वो है फ्रेंड्स इंजरी। कोई भी चोट या मोच हमारी कमर पे लग जाए तो इसकी वजह से हमारी जो डिस्क है उसकी इंजरी हो सकती है और ये भी एक मुख्य कारण होता है डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन का। इसके बाद इसमें जो तीसरा जो कारण है वो है फ्रेंड्स ऑक्यूपेशन।
हम कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें बार बार हमें भारी वजन उठाना पड़ता हो, या हम कोई ऐसा काम करते हो जिसमें हमें काफ़ी लंबे समय तक बैठकर काम करना पड़ता हो, तो इसकी वजह से हमारी जो डिस्क है उसके अंदर वियर एंड टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें जो चौथा कारण है वो है फ्रेंड्स स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से हमारी जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट होती है। इसकी वजह से उसमें अर्ली डिजनरेशन स्टार्ट हो सकता है और ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमें ये समस्या हो। इसके बाद इसमें जो पांचवा जो कारण है वो है फ्रेंड्स वेट बियरिंग स्पोर्ट्स, यानी हम कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें हमें बार बार भारी वजन उठाना पड़ता हो, जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, तो इसकी वजह से भी हमारी जो डिस्क है उसमें डिजनरेशन हो सकता है और हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें जो छठा जो कारण है वो है फ्रेंड्स पुअर पोस्चर। अगर हमारा जो पोस्चर है वो सही नहीं है तो इसकी वजह से भी हमारी जो स्पाइन है उसकी जो मैकेनिक्स है वो डिस्टर्ब हो सकती है और इसकी वजह से हमारी जो स्पाइन है उसके अंदर जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है उनमें अर्ली डिजनरेशन स्टार्ट हो सकता है और इसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है और ये भी एक कॉमन कारण है जिसकी वजह से ये समस्या अधिकतर लोगों को होती है। इसके बाद इसमें जो अगला जो कारण है वो है फ्रेंड्स ओबेसिटी या लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है या आपका वजन बढ़ा हुआ है तो इसकी वजह से भी आपकी जो स्पाइन है उस पर एडवर्स इफेक्ट आता है और इसकी वजह से भी आपकी स्पाइन में इंटरवर्टेबल जो डिस्क होती है उनमें अर्ली डिजनरेशन स्टार्ट हो सकता है, आपको ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें जो आठवां जो कारण है वो है फ्रेंड्स मसल्स वीकनेस। हमारी जो स्पाइन है उसकी जो मसल्स है अगर वो कमजोर हो तो हमारी स्पाइन को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो इसकी वजह से हमारी जो स्पाइन है उसका मैकेनिक्स डिस्टर्ब हो सकता है और उसके जो इंटरवर्टेबल जो डिस्क होती है उनमें अर्ली डिजनरेशन स्टार्ट हो सकता है और हमें ये समस्या हो सकती है और ये भी एक कॉमन कारण है जिसकी वजह से ये समस्या होती है। इसके बाद इसमें जो लास्ट जो कारण है वो है फ्रेंड्स लैक ऑफ बैलेंस डाइट। अगर हमारी जो डाइट है वो प्रॉपरली नहीं है और हमारी जो स्पाइन है उसकी न्यूट्रिशन जो डिमांड है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से भी हमारी जो स्पाइन है उसमें डिजनरेशन स्टार्ट हो सकता है। ये तो थे कुछ कारण जिनकी वजह से हमें ये समस्या हो सकती है और अब हम बात करते हैं लक्षणों की। वो कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन में महसूस होते हैं। इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन लक्षण है वो है मॉर्निंग पेन एंड स्टिफनेस। जब भी हम रात को सोते हैं तो हमारी जो डिस्क होती है वो हाइड्रेट होकर फूल जाती है और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे कमर में दर्द के साथ साथ पूरे पेट में दर्द, झंझनाहट व सुनपन ज़्यादा महसूस होती है। इसके बाद इसमें जो दूसरा जो लक्षण है वो है पेन इन फॉरवर्ड फ्लेक्शन। हमारी जो स्पाइन होती है उसके अंदर जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है उसके सेंटर में जो बोल होती है जिसको कि हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, वो हमारी स्पाइन के मूवमेंट के साथ मूवमेंट करती है। जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो ये जो बोल है वो पीछे मूव करती है, जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं हमारी कमर को तो ये आगे की तरफ मूव करती है, जब हम एक साइड मूवमेंट करते हैं तो ये दूसरी साइड मूवमेंट करती है, यानी ये हमारी स्पाइन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जब हम आगे की तरफ झुकते हैं या आगे की तरफ झुकने की कोशिश करते हैं तो ये जो बोल है ये पीछे की तरफ मूव करती है, क्योंकि ये डिस्क पहले से ही पीछे की तरफ निकली हुई होती है, यानी ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो पहले से ही पीछे की तरफ निकला हुआ होता है। तो जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो ये और ज़्यादा पीछे निकलता है और हमें कमर दर्द के साथ साथ पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन ज़्यादा महसूस होता है और हमें आगे झुकने में बहुत ज़्यादा तकलीफ और दर्द होता है। इसके बाद इसमें जो तीसरा जो लक्षण है वो है पेन इन सिटिंग एंड रिलीफ इन स्टैंडिंग। जब भी हम बैठते हैं तो हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्शन में आ जाती है, यानी कि आगे की तरफ झुक जाती है, जिससे हमारी जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है उसके सेंटर में जो बोल होती है यानी कि न्यूक्लियस पल्पोसस वो ऑलरेडी पीछे की तरफ निकला हुआ होता है, वो और ज़्यादा पीछे निकलता है, जिससे हमारा कमर दर्द और हमारे पैर में दर्द व झंझनाहट बढ़ जाता है। और जब हम खड़े होते हैं तो हमारी जो स्पाइन है वो एक्सटेंशन में चली जाती है, जिससे हमारी जो बोल है यानी कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो आगे की तरफ मूव करता है और हमारी जो नर्व्स पे जो प्रेशर आ रहा होता है वो कम हो जाता है और हमारा कमर दर्द भी कम हो जाता है और हमारे पैर में दर्द और झंझनाहट जो आ रही होती है वो भी कम हो जाती है। और जब हम थोड़ा चलते हैं तो हमारा जो दर्द है वो और कम हो जाता है। और ये सबसे कॉमन लक्षण है, कॉमन सिम्टम है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन को। इसके बाद इसमें जो चौथा जो लक्षण है वो है पेन इन कफिंग एंड स्नीजिंग। जब भी हम खांसते या छींकते हैं तो हमारा जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारी जो डिस्क है उस पर भी प्रेशर बढ़ जाता है और हमें कमर दर्द के साथ साथ पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुनपन अचानक से तेज महसूस होता है।
और हमें खांसने व छींकने समय काफ़ी दिक्कत होती है। ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन L4, L5, L5S1 डिस्क बल्ज के बारे में। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस समस्या को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट प्लान और एक्सरसाइजेस, जिससे निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा और आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर पाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी समस्या के ट्रीटमेंट प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।